दोस्तों कल मैं ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी हमारे एक परिचित आए। उन्होंने कहा कि यार मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दें। मैंने कहा बिल्कुल सर, आप बताइए कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं, मैं किस तरह से सहायता करूँ, आप उसका थोड़ा डिटेल बताइए। उन्होंने बताया कि यार मैं ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं वायरस के बाद से हम स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं। मैंने पूछा कि बेसिकली आप कहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और इंसिडेंटली वो मेरे चैनल को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, बट वो बाकी यूट्यूब में फॉलो करते थे। तो मैंने पूछा स्पेसिफिकली आप किसको फॉलो करते हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एग्जैक्ट पर्सन नहीं है। कई बार जिस तरह से एल्गोरिदम हमें रिकमेंड कर देता है हम उस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा ओके, आपको कहाँ पे आप हो, क्योंकि आप 3 साल से सीखने का प्रयास कर रहे हो, 3 साल से इसको ट्रैक कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ आता होगा। तो मैं बिगिनर लेवल से तो आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको वो पता होगा। एग्जैक्टली आपको कितना पता है, कौन से इनिशियल स्टेप्स हैं, आप वो बता दीजिए मुझे, ताकि वहीं से जहां से आप मिस आउट हो रहे होंगे उसकी एक आउटलाइन में आपको बताने का प्रयास करूं। बट इस कन्वर्सेशन के बाद दोस्तों मुझे ये समझ में आया, और ये समस्या एक समय पे मेरे साथ भी थी, कि जब कोई भी पर्सन नया ट्रेडिंग में आता है उसको सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि यार क्या सीखना है, यही नहीं समझ में आता। मतलब आप सोचो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में जाते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले ही दिन आप जाके इंटरनेशनल मैच खेलने लगोगे। नहीं, पहले आपको समझ में आएगा कि यार बैट को पकड़ना कैसे है, फिर आपको समझ में आएगा कि बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, थोड़ा सा झुक के रहना है, फिर आपको समझ में आएगा कि फ्रंट फुट पे कैसे बॉल को खेलना है, बैक फुट पे कैसे खेलना है, फिर जाके आप एडवांस शॉट खेलोगे, हुक शॉट खेलोगे, और जब एकदम एडवांस हो जाओगे तो हो सकता है हेलीकॉप्टर शॉट से भी आप छक्के मारने लगो। मेरा कहने का मतलब है यार, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या है कि कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास, या हमें यूट्यूब पे खोजने में या आप इंटरनेट पे भी खोजोगे ना, बड़ी समस्या आती है कि यार मैं कैसे सीखूं, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, ये नहीं समझ में आता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी बड़ी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, और मैं अपने स्टेप आपको बता सकता हूं कि मैंने कैसे किया था, मैं क्या करता हूं, और उसके बारे में फिर डिटेल में जाएंगे। दोस्तों अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, इसमें जो मैं स्टेप बताऊंगा, मेरी ओवरऑल जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग सेटअप है जो मेरा, वो TOF सिस्टम है, जिसे मैं कहता हूं टफ सिस्टम। इसमें हम टेक्निकल देखते हैं, ऑप्शन चेन देते हैं, और FII DI के डेटा, इंस्टीट्यूशनल डेटा की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सिर्फ एक दिन का डेटा नहीं, अगर आप ट्रेड सेटअप फॉलो करते हो हर दिन 6 बजे, तो आपको देखने को मिलता है कितनी बड़ी एक्सेल शीट में कितना सारे एनालिसिस करते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उसका एक इनिशियल स्टेप मैं बताऊंगा, ताकि एज अ बिगनर आपको पता चल सके कि शुरुआती कुछ स्टेप क्या है। ऑब्वियसली एडवांस के स्टेप हम आगे भी कवर करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधे बेसिक स्टेप से। सबसे पहले अगर मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूं, तो मुझे आपको सबको पता है कि बेसिक स्टेप में आपको इस चार्ट पैटर्न को पढ़ना आना चाहिए, मतलब ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। बेसिकली अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, जो कि इन्वेस्टिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले आप सवाल पूछो कि आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग, और दोनों के करने का तरीका अलग है, दोनों जो रास्ते हैं ना वो अलग है। भले ही एक ही डायरेक्शन में आपको ले जाने का प्रयास करते हैं, वो डायरेक्शन है मुनाफा कमाने का, लेकिन करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आप ट्रेडिंग के साइड आ रहे हो, जिससे हम ये रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, अगर वहां की चर्चा करते हैं, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको प्राइस को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि सुना होगा ना, भाव ही भगवान है। ये कहावत है स्टॉक मार्केट में, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए ये कहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाव हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भाव ही भगवान है कि ये कहावत है। अब भाव को रीड करना आना चाहिए, आपको प्राइसेस को रीड करना आना चाहिए। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली प्राइस का चार्ट है, एकदम बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। इस टाइप के चार्ट पैटर्न को कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अगर आप यहाँ पे, जो मैं ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में हूं, आप यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यार चार्ट पैटर्न तो बहुत तरह के होते हैं। उनमें से सबसे आसान ये लाइन चार्ट होती है। आप देखोगे इसमें सिर्फ एक लाइन खींची हुई है, और अगर आपने कभी जीवन में ट्रेडिंग नहीं भी की होगी, तो भी आप इस पैटर्न को देख के कह सकते हो कि हाँ बाजार ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है। तो ये चार्ट पैटर्न क्या करता है, सिंपली जहां पे बाजार दिन के लास्ट में, बाजार कब क्लोज होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है, तो जहां पे भी बाजार 3:30 बजे के आसपास उसकी
टेक्निकली बात करूं तो एवरेज प्राइस निकाली जाती है आखिरी आधे घंटे की, वॉल्यूम एवरेज वेटेड प्राइस, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आखिरी आधे घंटे में बेसिकली बाजार एवरेज निकालने पे जहां पे भी क्लोज होता है, उन सारी प्राइसेस को जोड़ दोगे तो ये लाइन बन जाती है। तो अगर ये लाइन लगातार ऊपर जा रही है तो आप सिंपली कहोगे कि बाजार ऊपर जा रहा है। लाइन चार्ट पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो लाइन चार्ट पढ़ने से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। रीजन क्या है? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सिर्फ एकमात्र इंफॉर्मेशन मिल रही है इस चार्ट को देख के, वो है क्लोजिंग प्राइस, कि दिन के लास्ट में बाजार कहां पे क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आप एक चीज बताओ, अगर आपको बाजार का ओवरऑल अनुमान लगाने का जरूरत है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगले दिन बाजार कहां पे खुला है, कहां पे बंद हुआ है, उसके बाद बाजार ने दिन में कितनी हाईएस्ट प्राइस को टच किया और कितनी लोएस्ट प्राइस को टच किया, ये भी पता होना चाहिए। तो एज अ ट्रेडर आपको 4 डेटा पॉइंट तो मिनिमम चाहिए, ओपन, क्लोजिंग, हाई और लो। लेकिन लाइन चार्ट आपको क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बता रहा है। इसीलिए एज अ ट्रेडर हम लाइन चार्ट को ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारा फाउंडेशन में नहीं आती है। फाउंडेशन में जो हमारी आती है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये जापान से आई है। जापान में आप यकीन मानिए काफी सालों पहले इसका यूज होता था चावल की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए। उसके बाद 1990s में यूएस के कुछ ट्रेडर्स थे, उन्होंने ये टेक्निक जापान से उठा के लाए और स्टॉक मार्केट में भरपूर यूज की, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना ही, इस चार्ट को पढ़ना ही आपका पहला स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। कौन सा चार्ट? कैंडल स्टिक पैटर्न। तो जैसा मैंने कहा ना, कैंडल स्टिक्स को आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप जूम इन करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे कैंडल स्टिक्स हैं। सबसे पहले अगर मैं किसी भी एक कैंडल स्टिक को पकड़ लेता हूं, ये कैंडल स्टिक लाइन चार्ट से बेटर इसलिए है क्योंकि ये आपको 4 डेटा बताती है, जबकि लाइन चार्ट आपको क्या डेटा बताता था? सिर्फ एक डेटा बताता था, वो है क्लोजिंग प्राइस का। ये कैंडलस्टिक, एक कैंडलस्टिक आपको लगभग 4 डेटा पॉइंट देती है। कौन कौन से 4 डेटा पॉइंट? अगर आप नीचे देखोगे तो कहां पे बाजार ओपन हुआ है, ओपन की प्राइस आपको मिल गई। ऊपर इसका जहां पे इसकी बॉडी खत्म हो रही है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ अ कैंडलस्टिक। जहां पे भी खत्म हो रही है उसको कहते हैं क्लोजिंग। तो कहां पे ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ बाजार, तो ये दोनों मिल गई। इसके बाद आप ये पतली सी लाइन देख रहे हो ना इस कैंडलस्टिक में, इसको कहते हैं विक। बेसिकली ये अंग्रेजी वर्ड है। आपने कैंडल देखी होगी ना कभी भी यार, पहले जमाने में जब इन्वर्टर नहीं थे, हम भी बचपन में कैंडल हमने देखी है, या आपने बर्थडे में केक पे लगाने के लिए कैंडल देखी होगी। तो कैंडल में जो मोटा पार्ट होता है उसकी बॉडी होती है, और जो ऊपर की पतली सी चीज होती है जिसमें हम लोग आग लगाते हैं और फिर पार्टी करते हैं, उसको कहते हैं विक। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। ये जो पतला पार्ट है ना, इसको कहते हैं विक। अब विक क्या बताती है? अगर ये हरी कैंडल है तो विक का नीचे का पार्ट बताएगा कि कितनी लोएस्ट प्राइस थी, और ऊपर का पार्ट बताएगा कितनी हाईएस्ट प्राइस थी। इसी तरह से अगर लाल कैंडल है तो ओपन ऊपर हुआ होगा, क्लोजिंग नीचे हुई होगी। मतलब लाल कैंडल बेसिकली आपसे क्या कह रही है कि यार दिन के दौरान बाजार नीचे गिरा है। हरी कैंडल क्या कह रही है? दिन के दौरान बाजार ऊपर गया है। ऊपर गया है कैसे पता? क्योंकि जहां पे खुला था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो आप बस कैंडल स्टिक को देख के ही ना एक चीज बता सकते हो कि पूरे दिन की ट्रेडिंग किस तरह से हुई। जबकि लाइन चार्ट को देख के, जो सिर्फ एक लाइन बन रही थी उसको देख के आप नहीं बता सकते थे, आप सिर्फ ये बता सकते थे कहां पे क्लोज हुआ। लेकिन कोई भी एक कैंडल देख के आप सीधे ये बता सकते हो कि दिन के दौरान किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ, किस तरह की वॉलीटिलिटी हुई। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना और समझना सिर्फ पहला स्टेप है आपका ट्रेडिंग का। और ये अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये चीज तो आनी ही चाहिए, मतलब ये ऑप्शनल भी नहीं है। अब आप समझ गए कि कैंडलस्टिक क्या क्या बताती है, लेकिन अब उसको पढ़ोगे कैसे? देखो कैंडलस्टिक पढ़ने का तरीका यह है कि आपको पता होनी चाहिए कि कितने तरह की कैंडलस्टिक होती हैं, कौन सी कैंडलस्टिक को क्या कहते हैं। मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो इस पे मेरे लगभग 3 घंटे के लेक्चर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आई मीन 3 वीडियो हैं, टोटल लेंथ आई थिंक 2 से 2.5 घंटे है। पढ़ोगे मजा आ जाएगा। सारी कैंडलस्टिक मैंने समझाई है। सिंगल कैंडलस्टिक क्या होती है, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां पे जो कल की कैंडलस्टिक बनी है ना, ये कैंडलस्टिक, ये क्या होती है? ये आपकी एक स्पिनिंग टॉप होती है। देखो मैं आपको सिंपली एक चीज बताता हूं,
कैंडल स्टिक में जो उसका नाम है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कभी भी ऐसा ट्रेडिंग या किसी भी कार्य में ये कोशिश मत करना कि चीज़ों को याद करना पड़े आपको। मतलब ऐसा ना हो कि आप बैठ के रट रहे हो, इस टाइप की चीज़ स्पिनिंग टॉप कहलाती है, ये मारूबोजो कहलाती है, कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, ट्रेडिंग का कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या समझ में आना चाहिए, बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपका सवाल ये होना चाहिए कि बाजार ने यहाँ पे किया क्या है और क्या करने का प्रयास किया है। तो बाजार में आप देखो बुल्स और बेयर होते हैं। बुल मतलब जो तेजी करना चाहते हैं, बेयर मतलब जो मंदी करना चाहते हैं। अब मान लो इस टाइप की एक कैंडल बनती है, इसका नाम हम भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो इस टाइप की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बहुत ही छोटी है। छोटी बॉडी का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट जहां पे खुला वहीं पे क्लोज हो गया, तभी तो ये बॉडी छोटी है। तो जहां पे खुला वहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन ऊपर विक बड़ी है, यानी ऊपर तक काफी गया, नीचे तक काफी गया। उदाहरण के तौर पे मान लो एक शेयर 100 रुपए पे चल रहा था। एक शेयर 100 रुपए पे ओपन हुआ, दिन के दौरान 101 पे जाके क्लोज हो गया। तो ओपनिंग 100 पे थी, क्लोजिंग 101 के पे थी, यानी पूरे दिन के दौरान एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 1 रुपए बढ़ा। लेकिन दिन के दौरान उसकी हाईएस्ट प्राइस 110 थी और लोएस्ट प्राइस 90 थी। तो आपको ये कैंडल किस टाइप की दिखेगी, इसी टाइप की दिखेगी, छोटी सी बॉडी बड़ी सी विक। ये आपको क्या बता रही है कि यार बेयर्स ने क्या कोशिश की, इसको नीचे खींचने की, तभी तो ये 90 तक गया। बुल्स ने क्या किया, मतलब जो तेजी करना चाहते थे उन्होंने क्या किया, इसको 110 तक खींचने की कोशिश की। मतलब बुल्स ने भी कोशिश की अपनी तरफ से ऊपर खींचने की, बेयर्स ने कोशिश की अपनी तरफ से नीचे खींचने की। लेकिन आप मुझे एक सवाल वीडियो को पॉज करके खुद ही आंसर करने का प्रयास किया, क्या दोनों में से कोई भी सफल हुआ? और उसका उत्तर क्या है, नहीं। क्यों सफल नहीं हुआ? ना बुल सफल हुए, ना बेयर सफल हुए। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग सिर्फ 1 रुपए ऊपर हो गई, सिर्फ 1 रुपए का क्लोजिंग ऊपर हुई। अगर बुल जीतते तो कम से कम 105 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी। अगर बेयर जीतते तो कम से कम आपकी 95 95 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों ही असफल रहे और बाजार बिल्कुल वहीं क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है, बुल और बेयर ने दोनों ने प्रयास किया, कोई भी सफल नहीं रहा। इसका मतलब है अगर मुझे ये कैंडल कोई बता दे तो मैं कहूंगा यार ये कैंडल मुझे कंफ्यूज कर रही है, मतलब बाजार को खुद नहीं पता अभी ये क्या करना चाहता है। इसीलिए इस टाइप की कैंडल, इसको कहते हैं एक कंफ्यूज्ड कैंडल। ये कैंडल खुद में कोई प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर सकती, इसके बाद आपको बाद में बनने वाली कैंडल आपको बताएगी कि क्या होने वाला है। तो इस टाइप के कैंडल के लिए हमेशा आपको एक दिन वेट करना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। ये कैंडल आपको खुद बता रही है। देखो, क्या आपने बाजार को कहा कि मैं क्या करूं? नहीं, बाजार ने आपको खुद बताया। इस टाइप की कैंडल बनाई, कहा कि बुल और बेयर दोनों ही असफल रहे, कुछ क्लियर नहीं है, तो बाजार आपसे कह रहा है कि रुको जरा, ठहरो जरा, अभी कोई बड़ा ट्रेडिंग डिसीजन लेने की कोशिश मत करो यार तुम। बाजार आपको खुद बता रहा है। अच्छा ठीक है, ये उदाहरण था क्योंकि ये रीसेंट कैंडल बनी है, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। कई कैंडल होती हैं जो आपको क्लियरली बता देती हैं क्या करना है, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, और एक अच्छी सी कैंडल खोजने का प्रयास करूं, जैसे 23 अक्टूबर की ये कैंडल को खोजते हैं। ये कैंडल आपको ये दिख रही है, ये कैंडल कौन सी है? ये कैंडल, ये है मारूबोजो। सबसे पहले मारूबोजो क्या होती है, इसकी सिर्फ बॉडी होती है लेकिन विक नहीं होती है, सिर्फ बड़ी सी बॉडी होती है। अच्छा, बड़ी सी बॉडी होने का क्या मतलब है कि जहां ओपन हुआ, क्योंकि ये लाल कलर है, इसका मतलब है ओपनिंग ऊपर थी और क्लोजिंग नीचे थी। इसका मतलब है जहां ओपन हुआ वहीं से धड़ाम से गिर गया बाजार। अच्छा, एक चीज सोचो कि मारूबोजो में जनरली अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो कहेगा कि विक नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखोगे छोटी सी विक होती है। अच्छा, विक नहीं है या छोटी सी विक है, सिंपली क्या बता रहा है कि यार जहां ओपन हुआ ना वहां से हल्का ही ऊपर गया लेकिन असफल रहा, और क्लोजिंग बिल्कुल जाके निचले स्तर पे हुई। तो ये क्या बता रही है आपकी, ये बता रही है कि बाजार क्लियरली बेयरिश है। उदाहरण, मान लो कोई 100 रुपए का शेयर था, खुला 100 रुपए पे, क्लोज जाके 90 पे हुआ। दिन के दौरान उसने हाई बनाई सिर्फ 101 की, और जहां पे क्लोज हुआ वह बिल्कुल उसकी लोएस्ट प्राइस थी 89 की। मतलब अपने लोएस्ट प्राइस के जाके क्लोज हुआ ना, तभी तो इस टाइप की कैंडल बनेगी कि पूरी बॉडी है लेकिन विक नहीं है। ये कैंडल आपको सिंपली बता रही है कि बहुत जबरदस्त बेयरिश एक्शन है। क्यों बेयरिश एक्शन है? कौन जीता, बुल जीते कि बेयर जीते? यार बुल्स तो जीत ही नहीं सकते ना, वरना क्लोजिंग अच्छी होती, क्लोजिंग आपकी ओपनिंग से ऊपर होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब जीते तो बेयर्स। लेकिन क्या प्रॉपरली जीते? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि
₹100 पे खुला और जाके ₹90 पे बंद हो गया। दूसरी बात है, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे हुई, इसीलिए उसकी विक छोटी है। ये बता रहा है प्रॉपर बेयरिश एक्शन। अब आपने बाजार को तुक्का या गैस मारने का प्रयास नहीं किया, प्रिडिक्ट करने का प्रयास नहीं किया। आपको बाजार ने खुद प्राइस एक्शन से ही बता दिया कि यहां पे क्या हुआ है और क्या हो सकता है। जिस दिन आपको क्लियरली पता चल गई कि यार ये बेयरिश मारूबोजो है, ठीक है, इसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 और 3 बताऊंगा तो उससे और चीजें कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन यहां पे आपको क्लियरली पता चल गई ये बेरिश मारूबोजो है, जबरदस्त बेयरिश एक्शन है, तो एटलीस्ट आपको बाजार खुद कह रहा है यार कि खरीदने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि जीत कौन रहा है? बेयर्स जीत रहे हैं। तो अगर मैं ट्रेडर हूं, मुझे पैसा बनाना है, तो मैं बेयर्स की सेना को ज्वाइन कर लूंगा, शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ना कि मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से बुलिश मारूबोजो भी होती है। आप देख सकते हो यहां पे बनी कैंडल 1 सितंबर 2023 को बनी कैंडल, ये बुलिश मारूबोजो है। बिल्कुल सेम फैक्टर है। इस सारे उदाहरण से मैं आपको कहने का क्या प्रयास कर रहा था कि ओवरऑल जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो है चार्ट को पढ़ना, और उसका जो पहला स्टेप है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना। और समझने से मेरा ये मतलब है कि आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे जो बता रहे हैं इतने टाइप के होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं। आपको बस सवाल पूछना है कि बुल्स क्या करने का कोशिश कर रहे थे, बेयर्स क्या करने का कोशिश कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कौन जीता, ये 2 सवाल आप पूछोगे ना, तो आपको खुद वो कैंडल स्टिक बता देगी कि हुआ क्या है। आपको कोई नाम रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपको खुद चार्ट कहेगा, आपको वो फील आ जाएगी, ये खुद बताएगा क्या करना है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 एक बार समझ गए ना, तो आइए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है आपको किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करने के लिए, वो है ट्रेंड को समझना। आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी वर्ड अगर मान लो आप नहीं जानना चाहते तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड बिल्कुल नदी का बहाव होता है। अगर आप किसी भी नदी में जाते हो ना, तो आपको पता है ना, नदी का बहाव किसी एक साइड चल रहा होगा, इधर या तो नॉर्थ टू साउथ चल रहा होगा, कहीं भी चल रहा होगा, लेकिन जिस दिशा में नदी का बहाव होता है ना, उसको कहते हैं ट्रेंड। वैसे ही बाजार में एक ट्रेंड हमेशा चलते रहते हैं। वैसे तो डाओ थे एक काफी बड़े आपके बाजार के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि बाजार में जिस पे डाओ आपकी इंडेक्स बनी है, उन्होंने ही कहा था बाजार में लगातार 3 ट्रेंड बनते रहते हैं। अब ट्रेंड क्या होता है? एक तरह से नदी का भाव होता है, वो आपको बताता है कि बाजार ओवरऑल बड़ी पिक्चर में क्या कर रहा है। एक कैंडल स्टिक आपको क्या बताती है कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन की पूरी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन दे देती है, कहां खुला, कहां बंद हुआ, कहां ऊपर गया, कहां नीचे गया, पूरे दिन की इंफॉर्मेशन दे देती है। लेकिन एक ट्रेंड क्या करता है? ट्रेंड आपको और बड़ी पिक्चर, कई सारे दिनों का डेटा दे देता है, कई सारे दिनों में क्या हो रहा है उसका एक अनुमान दे देता है। इसकी महत्व बहुत ज्यादा है। अब जब ट्रेंड को आप कैंडलस्टिक के साथ जोड़ते हो ना, वो जबरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम रीसेंट निफ्टी के ही चार्ट पे जाएं, तो आप देखोगे कि 26 अक्टूबर को लगभग 18,800 की लो की तरफ बढ़ाई थी। उसके बाद बाजार लगातार ऊपर जा रहा था। लगातार ऊपर जाने को ही ट्रेंड कहते हैं। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि बाजार पॉजिटिव ट्रेंड में है। लेकिन इसको पता कैसे करोगे? यहां पे आप देख रहे हो ना, एक चैनल मैंने बना दिया, ये ब्लू चैनल। कैसे बनाया? बहुत सिंपल है यार। आप देखो कि यार जो लो बन रही थी ना, लगातार जो लोएस्ट पॉइंट जा रहा था, जहां तक बाजार इंट्राडे में नीचे गिर रहा था, वो लगातार ऊपर जा रहा है। यार 26 अक्टूबर को 18,800 की लो बनाई, लेकिन 1 नवंबर को इसने जो लो बनाई है वो 18,970 की है। यानी लो 100 पॉइंट 200 पॉइंट आपका ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो लगातार जो जितना नीचे जा रहा है ना बाजार, वो ऊपर साइड शिफ्ट हो रहा है। तो आप उसको कनेक्ट कर लो, और इसके बाद आप देखोगे जो हाई बना रहे वो भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है। तो जो फिनोमेना है, मान लो तेजी का ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है, जिसे अप ट्रेंड कहते हैं, वो क्या है? लोअर हायर हाई और हायर लो बना रहा है, इसको कहते हैं आपका पॉजिटिव ट्रेंड। अगर यही नीचे गिर रहा हो तो आप क्या कहोगे? लोअर हाई लोअर लो, यानी जो नदी की डायरेक्शन है वो नीचे के साइड की है, बहाव नीचे के साइड का, ये डाउन ट्रेंड है। अगर बहाव ऊपर के साइड का है वो अप ट्रेंड है। कैसे पता करोगे? अगर लगातार ये जो लो है वो ऊपर के साइड बढ़ रहा है, अगर लो को कनेक्ट करोगे तो एक ऊपर बढ़ती हुई लाइन दिखेगी, वो आपको बता देगा सिंपली। इस तरह से हमें ट्रेंड को पकड़ना है। ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ट्रेंड को आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जोड़ते हो ना, तब जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। उदाहरण के तौर पर अभी कई लोग कह रहे हैं कि यार बाजार बड़ा ऊपर चला गया, कब गिरेगा कब गिरेगा। ये आपको बाजार खुद बताएगा कब गिरेगा, आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। कैसे?
अगर मान लो बाजार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मतलब क्या है, लो पॉइंट लगातार ऊपर बढ़ रहा है बाजार का, बाजार लगातार ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब आपको गेस करना है बाजार कब पलटेगा, तो कैसे करोगे? इस ट्रेंड को, इस अप ट्रेंड को आपको किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जोड़ना पड़ेगा जो आपको बताएगी कि बेरिश फॉर्मेशन हो रही है। उदाहरण के तौर पे लगातार ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल, ऊपर जाने का मतलब क्या है, कैंडल ग्रीन बन रही थी, अचानक से ग्रीन कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है जो इस ग्रीन कैंडल को खा जाती है। ये क्या बन जाएगी, ये बेरिश एनगल्फिंग बन जाएगी। ये आपका पहला संकेत दे देगा कि बाजार गिरने को तैयार है। यानी कोई भी बेरिश फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एक और हो सकता है कि बड़ा ऊपर से गया और उसके बाद नीचे गिर गया, एक शूटिंग स्टार बन गई। यानी एक अप ट्रेंड में कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उदाहरण बेरिश एनगल्फिंग, उदाहरण शूटिंग स्टार, उदाहरण बेरिश हरामी जो उतना भरोसेमंद नहीं होता है, तो एक कैंडलस्टिक और देखनी पड़ेगी। ऐसे कैंडलस्टिक होते हैं ना जो आपको बताएंगे कब बाजार गिरेगा। तो ट्रेंड को जब आप कैंडलस्टिक से जोड़ोगे ना तो जबरदस्त इंफॉर्मेशन बाजार आपको खुद दे देगा और कुछ भी गेस करने का कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करना पड़ेगा। कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार बाजार बहुत ऊपर बढ़ गया अब गिरेगा, नहीं, वो आपको ट्रेंड और कैंडलस्टिक दोनों जोड़ने के बाद बता देगा। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 है आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। भाई कई बार हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं ना, वॉल्यूम को बिल्कुल भूल जाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है यार, कितना ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। मान लो मेरे पास एक शेयर था, मैंने आपको शेयर दिया, आपने वही शेयर किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो हर बार जब शेयर अपना एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है ना, उसको कहते हैं वॉल्यूम। अब जितनी बार ट्रेड होगा ना वो आपको एक अनुमान देगा कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का, तभी तो इतनी ज्यादा वॉल्यूम बन रही है। कम वॉल्यूम कम इंटरेस्ट है, तो कम वॉल्यूम में तो खेल हो सकता है, जो आप कहते हो ना ऑपरेटर का खेल है। तो जितने ऑपरेटर के खेल होंगे, जितने ऑपरेटर के खेल होंगे वो लो वॉल्यूम शेयर्स में होते हैं। इसीलिए जो पेनी स्टॉक का खतरा होता है ना, पेनी स्टॉक का, वो यही होता है कि वॉल्यूम नहीं है, कम लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे पास ही ज्यादातर शेयर है, शेयर ज्यादा हाथ नहीं चेंज कर रहा है, तो क्या होता है ना, उसमें प्राइस मैनिपुलेशन होती है। मेरा कहना है कि हमेशा प्राइस एक्शन को आप वॉल्यूम के साथ जोड़िए। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप देखते हो तो उसको वॉल्यूम कितने बन रहे हैं उसके साथ देखना पड़ता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। ये रीसेंट जब आप अप ट्रेंड में थे, 29 अक्टूबर को आप देखोगे एक छोटा सा पैटर्न था, एक बेरिश मारुबोजो था, लेकिन आप देखोगे पिछले 3-4 दिन के हायर वॉल्यूम पे था। जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हाई वॉल्यूम पे बनता है ना, उसका भरोसा ज्यादा होगा। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बड़ा मजबूत है, बुलिश मारुबोजो बन रही है, लेकिन वॉल्यूम छोटे हैं, आप देखोगे कैसे वॉल्यूम छोटे हैं, वॉल्यूम कैसे पता चलेगा बड़ा है छोटा है? यार ये जो ब्लू लाइन है ना, मैंने 20 डे मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे अपने हिसाब से 10 दिन 20 दिन जो आप जिस पे ट्रेड करते हो उतना मूविंग एवरेज लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा ओवरऑल से रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है। कभी भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हायर वॉल्यूम पे बनती है ना तो उसका भरोसा ज्यादा होगा, और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर लो वॉल्यूम पे बनती है तो उसका भरोसा कम होगा। बिल्कुल सिंपल है, तो वॉल्यूम को कभी मत भूलें। हम कई बार वॉल्यूम को भूल जाते हैं। वॉल्यूम खुद में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उदाहरण के तौर पे कई बार बाजार मान लो ऊपर जा रहा था, आप देखोगे कई बार बाजार ऊपर जा रहा होता है, उसके बाद एक डिप लेगा, लेकिन अगर डिप में वॉल्यूम आपके ड्रॉप हो रहे हैं, डिप जब बाजार नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नए लोग शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसका मतलब है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से बाजार घूमने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं गिरते समय। इसका मतलब है जो रिवर्सल हो रही है ना उसका ज्यादा भरोसा नहीं है, फिर से बाय ऑन डिप्स का बाजार है। इस टाइप से बाजार में आपको वॉल्यूम को जोड़ना ही जोड़ना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम की एनालिसिस करना। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 4, जो है आपका इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। आप देख रहे होगे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हो सकता है आपके कई क्वेश्चन हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि कौन से स्टेप है, बेसिकली अपने पूरे ट्रेड सेटअप में या ओवरऑल एनालिसिस में स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसी है। कई बार हम लोग इस पूरे इंफॉर्मेशन के समंदर में खो जाते हैं, तो मेरा कोशिश है कि आपको एक गाइड कर दिया जाए। हो सकता है एक बार में आप भूल जाओ, स्टेप नंबर 2 भूल जाओ, 3 भूल जाओ, 4 भूल जाओ, रिवाइंड कर लेना, कोई समस्या नहीं होने वाली है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब एक चीज आप देख रहे हो मेरे चार्ट में कितनी सारी लाइन बनी है। ये क्या है? ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और कुछ है ही नहीं है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है और बनती क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का सबसे नेचुरल चीज है। यानी टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आएगी, उसका एक प्रोडक्ट है। अच्छा, होता क्या है? सिंपली अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये बनती है प्राइस एक्शन जोन से। अब मैं ये बड़ा वर्ड बोल दूंगा प्राइस एक्शन जोन, तो आप कहोगे क्या कंफ्यूज कर रहे हो? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। प्राइस एक्शन जोन क्या होता है? कुछ सिग्निफिकेंट चार्ट पे ऐसे जोन होते हैं जहां पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग हुआ। अब एक चीज बताओ, आप मुझे सिंपली एक चीज बताओ यार, रोज ट्रेडिंग हो रही है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या हर दिन अगर आप लंबे ट्रेंड में देखोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही होगी ना भाई। हर दिन तो ऊपर नीचे प्राइस होगा ही होगा, लेकिन कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन कुछ दिनों के इंपॉर्टेंट एक्शन को जोड़ने से वो प्राइस एक्शन जोन हो गई। उनको जोड़ने से जो लाइन बनेगी ना, वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाती है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो अगेन मैं डिटेल में जाऊंगा और यहीं पे आपको चार्ट में समझाऊंगा। जो लाइन मैंने बना रखी है उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उदाहरण के तौर पे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनती है? सबसे पहले प्राइस एक्शन जोन को खोजना पड़ेगा। अच्छा, प्राइस एक्शन जोन क्या होता है? दो ही तरह के प्राइस एक्शन जोन होते हैं। एक जहां पे बाजार काफी समय तक रुका हो, दूसरा जहां से बाजार अचानक से पलट गया हो। अच्छा, जहां से अचानक से पलट गया वो पकड़ना कितना आसान है यार। आप रीसेंट रैली देखो, 18,800 से अचानक से पलट गया था। इसका मतलब है ये जो जोन है, ये अचानक से जो बाजार पलटा था, मतलब डाउन ट्रेंड जा रहा था और अचानक से ऊपर चला गया। तो ये जो अचानक से पलटने वाला पॉइंट है ना, इसको आप कहोगे प्राइस एक्शन जोन है, सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन जोन है। इसको आप भूलोगे नहीं। इसके अलावा दूसरे टाइप के प्राइस एक्शन जोन कौन से होते हैं? जहां पे बाजार ने काफी समय तक समय बिताया हो। आपको ऐसे कई समय दिख जाएंगे, ऐसे कई जोन दिख जाएंगे जहां पे बाजार कंसोलिडेट करता है। हम लोग कहते नहीं बोरिंग हो गया यार, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसे जोन को आप कहते हो। इसको भी प्राइस एक्शन जोन करोगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहां पे देखोगे, एक छोटी सी रेंज में बाजार बहुत सारे दिन में फंसा रहा। अगेन आप यहां पे देखोगे कितने दिनों तक बाजार इतनी छोटी रेंज में फंसा रहा। अगेन अगर आप यहां पे भी देखोगे तो ऑब्वियसली यहां अप ट्रेंड था, लेकिन कुछ समय इसने बिताया है। तो अगर मैंने प्राइस एक्शन जोन बनाई थी तो यहां पे मुझे पकड़ना आसान था। तो दो तरह के प्राइस एक्शन जोन होते हैं, एक जहां से बाजार अचानक से पलट गया हो, दूसरा जहां पे बाजार ने समय बिताया हो अच्छे से। ये दो टाइप के प्राइस एक्शन जोन होते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन जोन को जोड़ोगे, और इतनी डिटेल में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई डोंट थिंक कोई बताएगा। अगर आप इन प्राइस एक्शन जोन को जोड़ोगे तो आपकी जो लाइन बनती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाती है। अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने लंबे अंतराल में होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब तुरंत तुरंत बनी है, कल बनी है, आज बनी, ऐसा नहीं है। आपको उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। 6 महीने मिनिमम, 1 साल, 1.5 साल, अगर इतने टाइम फ्रेम पे बनी है ना, तो जितने लंबे टाइम फ्रेम पे आपने प्राइस एक्शन जोन जोड़ के लाइन बनाई है, उतनी ही इंपॉर्टेंट वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के आएगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये ट्रेंड लाइन, ये जो रेड ट्रेंड लाइन है मैंने बनाई है, उसका एक उदाहरण देता हूं। यहां पे मैंने कौन से प्राइस एक्शन जोन जोड़े हैं? जहां से बाजार अचानक से पलटा है। तो ये मान लो आप यहां से बाजार अचानक से पलटा था, तो ये प्राइस एक्शन जोन 1 था। आप देखोगे बिल्कुल यहां से भी अचानक से पलट गया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है, यहां से भी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है, ये P2 था। अगेन यहां से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है, ये P3 था। तो इन लाइन को जोड़ोगे ना तो वो आपकी एक प्राइस एक्शन जोन बनेगी और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करेगी। इसका बिल्कुल जरूरी नहीं है ये सीधी लाइन बने या ये एक ट्रेंड लाइन टाइप के बने, दोनों ही बन सकती हैं, दोनों में से कोई भी बन सकती है। आपको बस उसको प्रॉपरली जोड़ना है। अब एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लेकिन कई बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये समझ लेते हैं कि हमने लाइन खींच दी तो बाजार ऊपर जा ही नहीं सकता। मतलब अगर मैंने कह दिया कि ये सपोर्ट है तो वो टूटेगा ही नहीं, अगर मैंने कह दिया ये रेजिस्टेंस है तो वो टूटेगा ही नहीं। ऐसा तो संभव नहीं है ना भाई। निफ्टी 1000 के लेवल से शुरू हुआ था। आप समझ सकते हो कि यार 1000 के लेवल से जब शुरू हुआ था निफ्टी, तो कितने रेजिस्टेंस की लाइन बना रखी होंगी ट्रेडर्स ने? बहुत रेजिस्टेंस की लाइन बना रखी होगी। अभी आप लाइफ टाइम हाई पे हो तो अगेन कई सारी रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेक हुई होगी। तो एक चीज जो नए ट्रेडर हमेशा मिस आउट कर जाते हैं
वो है कि अगर उन्होंने लाइन खींच दी तो वो मानते कि मैं वहां से शॉर्ट ही करूंगा। नहीं, आपको स्टेप नंबर 1 2 3 इसीलिए पहले बताया है ताकि आप उसके साथ जोड़ो। अगर ट्रेंड इतना मजबूत है, आपने रेजिस्टेंस बना रखी है, मान लो मेरा बाजार सुपर पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, जैसे यहां पे सुपर पॉजिटिव अप ट्रेंड में था। अब मेरी ट्रेंड लाइन कहती है यहां पे रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। लेकिन ट्रेंड इतना मजबूत है कि उस मजबूत ट्रेंड विद अ इंक्रीजिंग वॉल्यूम मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, मुझे खुद पता है। तो मैं कभी भी सिर्फ इस वजह से शॉर्ट नहीं करूंगा कि वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, नहीं, वहां पे एक प्राइस एक्शन होना चाहिए। मैं जानता हूं ये बात आप मिस कर जाओगे, आज आपने सुनी कल आप भूल जाओगे, लेकिन मतलब ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या आप कहते हो ना फॉल्स ब्रेकआउट आ गई, फॉल्स ब्रेकडाउन आ गई, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 बताया ना, उसको आप एक साथ जोड़ो एकदम मजबूत अप ट्रेंड में विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और बहुत मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, आपको पता है बाजार सुपर बुलिश है। अब आपने यहां पे एक रेजिस्टेंस की लाइन बनाई है, आपका टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि यहां पे एक बार रुकना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इतना मजबूत बाजार में वहां पे रुकेगा। तो आपको करना क्या है, अगर मैंने यहां पे प्रॉपरली अपनी एनालिसिस से खरीदा था, हो सकता है मैं यहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन क्या मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा? नहीं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक यहां पे एक बेरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न विद अ प्रॉपर वॉल्यूम ना हो जाए। ये डिफरेंस होता है किस तरह से हम पकड़ते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है या ये जेन्युइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेंड पकड़ना चाहिए, ट्रेंड में कैंडलस्टिक और वॉल्यूम और उसकी स्ट्रेंथ का अनुमान लगाना जरूरी है। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने खींच दिया है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन सिर्फ बस इसलिए कि आपने वहां पे लाइन खींच दी है, बाजार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उसको रुकेगा नहीं। हो सकता हो 5 बार रुक जाए, लेकिन छठी बार ब्रेक करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा ना, क्योंकि 1000 से शुरू हुआ था, आज आपका निफ्टी 21,000 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपने कितने रेजिस्टेंस ब्रेक किए होंगे, तो कब ब्रेक करेगा उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। और ये चीज आपको कई बार एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी, लेकिन इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है ताकि आपको अनुमान प्रॉपर हो जाए उसकी स्ट्रेंथ लगा के। अब जितने भी मैंने आपको स्टेप बताए ना, वो प्रॉपर सीक्वेंस में, स्टेप 1 पहले करना है, स्टेप 2 दूसरा करना है, स्टेप 3, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हर एक स्टेप्स की इंपॉर्टेंस उसी के सीक्वेंस में, मतलब स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही करना है। और ये जो चारों स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब टेक्निकल एनालिसिस में 2 ऐसे स्टेप है जो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इनकी जो अभी तक 4 स्टेप बताए हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जो 5वां स्टेप है वो आपका कहलाता है कि आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से पैटर्न बने। कई बार आपने पैटर्न का नाम सुना होगा ना, यार यहाँ पे डबल बॉटम बन रही है, हेड एंड शोल्डर बन रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रही है, कप विद अ हैंडल बन रही है, इस टाइप के कई पैटर्न, सॉसर पैटर्न बन रही है, वो कई सारे पैटर्न आपने सुने होंगे। ये पैटर्न आपको पता है तो एडवांटेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आप पहले 4 स्टेप भूल जाओ और सिर्फ पैटर्न पकड़ने लगो, ऐसा नहीं है। ये इसका स्टेप में नंबर 5 है, उसका एक रीजन है। तो अब हम स्टेप पकड़ने का कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये जो पैटर्न है वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, आप देख के ही बता सकते हो। इस तरह से कई सारे पैटर्न बाजार में लगातार बनते रहते हैं। आप मतलब जब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप देख के ही बता दोगे कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, और उसके बेसिस पे आप कई बार ट्रेड कर सकते हैं। पर मैं और मेरा एक्सपीरियंस सिंपली आपको यही कहेगा कि यार आप पहले ध्यान रखना कि पहले स्टेप 4 स्टेप जो पहले हमने बताए थे उसको फुलफिल करना, और फिर पैटर्न पकड़ के ट्रेड करने का प्रयास करना। ऐसा ना हो कि आप वो स्टेप भूल जाओ और सबसे पहले पैटर्न पकड़ने की ही कोशिश करें हम लोग, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5 है, इस पे कई सारी वीडियो है और हर पैटर्न को आप देख सकते हो कि कब विद हैंडल है, इन डबल बॉटम है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसकी गहराई में जाओगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, गहराई में जाओगे ना, जो कंसेप्ट है, नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कैंडलस्टिक अगर आप समझने लगोगे तो ये पैटर्न भी समझ जाओगे, क्योंकि पैटर्न है क्या, कई सारी कैंडलस्टिक से जुड़ के बनने वाला ही तो एक पैटर्न है, तो आसानी होगी। 6th स्टेप है वो है इंडिकेटर्स। अब वो चीज जो कि सब लोग ज्यादातर ध्यान रखते हैं वो है इंडिकेटर्स की, कि कब किसका क्रॉसओवर हो रहा है, कब कौन सी मतलब मूविंग एवरेज क्रॉस हो गई है, मैकडी इंडिकेटर में क्रॉसओवर हो गया है, आरएसआई ये हो गई है, वो हो गई है। ये आपके हेल्प करने के लिए है। सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं,
वो चारों स्टेप को जोड़ के इंडिकेटर्स के साथ जोड़ोगे ना, तब जाके हेल्प मिलती है। उदाहरण के तौर पे मुझे पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है मेरी, अगर मैं यहाँ से मूविंग एवरेज जोड़ दूं तो यहाँ पे आपको कुछ लाइन देखने को मिली है। अब क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है तो मुझे पता है अब ट्रेंड में अगर कोई डिप आएगी तो ये मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट जैसे काम करेगी। तो इस तरह से आपको हर एक इंडिकेटर का भी यूज है, और इंडिकेटर कई सारे तरह के होते हैं। मैं आपको सब में डिटेल में इस वीडियो में नहीं जा सकता हूँ, बहुत लंबा है, पर मैं आपको बता दूं इंडिकेटर में आपको ये नहीं ध्यान रखना है यार कि कोई आप बिल्कुल अंधाधुंध भरोसा कर लो इंडिकेटर वे फिबोनाची बना दी मतलब यहाँ पे रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ही। इंडिकेटर को जानने से इंपॉर्टेंट है कौन सा इंडिकेटर कब कहाँ पे यूज करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अभी का बाजार एक ट्रेंडिंग बाजार है, ट्रेंड कर रही है, एकदम मजबूत ट्रेंड में है। यहाँ पे आपके मूविंग एवरेजेस ठीक से काम करेंगे। लेकिन अगर कई बार बाजार होता है बहुत मूव नहीं कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ, वहां पे मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर का यूज करोगे तो आपको फॉल्स सिग्नल देने लगेगा। सेम चीज है, ट्रेंडिंग बाजार है, मैकडी इंडिकेटर का यूज करोगे सही काम करेगा। यही मैकडी अगर आप बिल्कुल रेंज बाउंड बाजार में करोगे तो मैकडी अच्छा काम नहीं करेगा। इसका उल्टा कर लो, बॉलिंजर बैंड है, ये ट्रेंडिंग बाजार में उतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ रेंज बाउंड बाजार है वहां पे आपका बॉलिंजर बैंड भी अच्छा काम करेगा। तो मैं आपको आखिरी में यही कहूंगा कि इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए छठे स्टेप पर है, लेकिन कौन सा इंडिकेटर किस टाइप के बाजार में काम करता है ना, उसकी वर्किंग किस टाइप की ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर टाइप के बाजार में अलग टाइप के इंडिकेटर्स यूज करेंगे, वो समझना है और उस पर भी हम डिटेल करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये 6 बेसिक्स स्टेप हैं जहां से आप अगर बिगनर ट्रेडर हो तो ये 6 स्टेप तो आपको आने ही चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपको स्टेप बता दिया, उनका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप समझ सकते हो कि यार सीखने को कितना कुछ है। मेरा इस वीडियो से उद्देश्य यही था कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि यार रियली में सीखने को बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बाजार में सिर्फ गैस वर्क चला है, गैस से पैसा नहीं बनेगा, एक दिन बनेगा 2 दिन बनेगा तीसरे दिन उसका डबल चला जाएगा, नहीं, बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप ये तो तब है जब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये वहां तक ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हो तो भाई इसका डबल चीज सीखने को और तैयार हो जाओ। फिर अगर आप इतना सीखने को तैयार हो तब मैं कहूंगा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन को पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन की डेटा एनालिसिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब काफी लंबा सफर है, बट आपको एक डायरेक्शन दे दी है ताकि आपको पता चल जाए कि आगे होना क्या वाला है। क्योंकि कभी भी कोई किताब पढ़ो देखते नहीं हो इंडेक्स लिखी होती है, वो बता देती है कि किताब में आगे होने क्या वाला है। वैसे अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए इंडेक्स जैसे काम करेगा, आपको समझा देगा स्टेप बाय स्टेप गाइड कहाँ तक जाना है। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे क्या क्या करना चाहिए। इतना तो आपका बेसिक है, इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में और एडवांस कंसेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन लेटर, थैंक यू।